नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है और खासकर जिस सफलता के साथ बिहार के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण हुई और उसके बाद जो इलेक्टोरल रिजल्ट आया, तो ज्यादातर लोगों की जो उम्मीदें हैं या नजरें हैं वो पश्चिम बंगाल के ऊपर टिकी हुई थी। उनको यह लगता है कि जिस तरह की डेमोग्राफिक चेंज वहां हो रहा है, अगर वहां पर भी इसी तरीके से वोटर लिस्ट का सैनिटाइजेशन हो तो वहां पर भी परिणाम बदल सकते हैं। और कल ही मैंने उसके ऊपर विस्तृत वीडियो किया कि लगभग 85 लाख वोट पश्चिम बंगाल में कट सकते हैं। उम्मीद 1 करोड़ से ऊपर थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए अगर वहां 70-75% भी आप सक्सेस रेट के साथ एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण कर पाते हैं तो यह मानकर चलिए एक बड़ी सफलता है। और अगर 80-85 लाख वोट कटते हैं तो खेला हो सकता है। लेकिन सबकी नजरें पश्चिम बंगाल के अंदर थी, लेकिन असली खेला 2 और राज्यों में हो गया। एक तमिलनाडु और दूसरा उत्तर प्रदेश। दोनों के आंकड़े बताऊंगा, और अगर आपको तमिलनाडु का आंकड़ा बड़ा लग रहा है तो उत्तर प्रदेश के लिए रुके रहिए। और जिस तरीके से एसआईआर के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, उत्तर हो या दक्षिण, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां घबराई हैं और इसी डर के कारण तमिलनाडु के अंदर जिस तरीके से डीएमके और कांग्रेस खुले हिंदू विरोध में निकल के आई हैं, मतलब अब ढका छिपा नहीं है कि भैया ठीक है हम पीछे पीछे से कुछ कर रहे हैं या एक खास वर्ग अपीसमेंट कर रहे हैं, नहीं, अब खुलकर हिंदुओं के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। वो स्थिति इस एसआईआर के डर से कहें या वहां के बदलते पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से कहें, वहां आपको दिखाई देगी। इसके ऊपर भी चर्चा होगी। पहले बात, एसआईआर के आंकड़े जो तमिलनाडु से निकल कर आ रहे हैं। तमिलनाडु में लगभग 6.41 करोड़ वोटर है, उसमें से 85 लाख वोट कटने वाले हैं। यानी कि तमिलनाडु में से हर 8 में से 1 वोटर साफ हो जाएगा, यानी 8 में से 1 वोटर फर्जी है। और इसमें लगभग जो मर चुके हैं, मृत वोटर हैं, वो 26 लाख हैं। जो डिस्प्लेस्ड हैं, जो जा चुके हैं, वो 44 लाख हैं। उसके अलावा जो एब्सेंट हैं, जो मिले ही नहीं, ऐसे 10,75,000 के आसपास है। डुप्लीकेट लगभग 3.5 लाख है। मोटा मोटा 85 लाख से कुछ थोड़ा सा ज्यादा ये आंकड़ा बैठता है। लगभग इतने वोटर ऐसे हैं जो जिनके नाम तमिलनाडु में कटने वाले हैं। तो आप ये समझिए, अगर 13% वोट कट जाते हैं, यानी हर 8 में से 1 वोटर गायब हो जाता है, तो किस इस तरह की स्थिति वहां पर होगी। डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। बहुत सारी पार्टीज लगा के बैठी होंगी, यहां से हमें इतना मिलता है, वहां से उतना मिलता है, वहां से उतना मिलता है, और वो गायब हो जाए। अभी ये एग्जैक्ट नहीं पता कि किस पार्टी को ज्यादा नुकसान है। देखिए, पश्चिम बंगाल में तो साफ है कि ममता दीदी है, उनका होल्ड चलता है, किस तरीके से खेल होता है सबको आइडिया है। लेकिन यहां पर भी एक बड़ी मार निश्चित तौर पर डीएमके को ही पड़ेगी, क्योंकि पिछले 10 साल में और उससे पहले भी जिस तरीके से वहां पर उसने अपना पूरा का पूरा सिस्टम तय किया, बैठाया, हर मतलब एक तरीके से हर इंस्टीट्यूशंस में अपने लोग घुसा दिए हैं, और वो किस तरीके से इलेक्शन में इन चीजों को हाईजैक करते हैं, निश्चित तौर पर ज्यादा बड़ी चोट उस डीएमके को ही पड़ने वाली है। और इसमें भी जो खास चीजें निकल के आ रही हैं, उसमें जो चेन्नई है, उस चेन्नई के अंदर लगभग 40 लाख वोट हैं और 31% लोगों ने, यानी मोटा मोटा 12 लाख लोगों ने फॉर्म ही रिसीव नहीं किए। यानी हर 3 में से 1 आदमी फॉर्म ही नहीं रिसीव किया चेन्नई के अंदर। उसी के साथ साथ चेन्नई के दक्षिण में एक राज्य पड़ता है, थोड़ा सा उससे नीचे लगता है, चेंगलपट्टू। वहां पर भी 21% लोगों ने अपने फॉर्म्स ही रिसीव नहीं किए। आप ये देखिए कितना बड़ा नंबर है ये। 40 लाख, 12 लाख वोट तो मात्र एक चेन्नई का जो रीजन है उसके अंदर कट रहे हैं। चेंगलपट्टू में 21% लोग हैं। ये तो नाम फॉर्म ही रिसीव नहीं किए, उसके अलावा कुछ 1-2%, 4% और नाम कटेंगे। तो यह दर्शाता है कि किस तरीके से जो हमारा अर्बन एरिया है, पूरे भारत में जहां पर भी अर्बन पॉपुलेशन है, वहां किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, आप कह सकते हैं 12 लाख में से 2-4 लाख होंगे ऐसे जो निश्चित तौर पर चेन्नई के रहने वाले होंगे, इधर उधर चले गए होंगे। लेकिन ये मानकर चलिए इतने सारे लोगों ने फॉर्म ही रिसीव नहीं किया, ये समझाता है कि किस हद तक हमारे जो मेजर हब्स हैं, जो मेजर अर्बन एरियाज हैं, उनके अंदर इन्फिल्ट्रेशन है, किस तरीके से फर्जी वोट बने हुए हैं और उनका इस्तेमाल कर पॉलिटिकल पार्टियां किस तरीके से चुनाव जीतती हैं। ये एक बानगी है मात्र एसआईआर की। उसके बाद उत्तर प्रदेश। अगर आपको ये लग रहा है कि 85 लाख एक बड़ा आंकड़ा है, तो रुकिए।
उत्तर प्रदेश में लगभग लगभग 3 करोड़ वोट कट सकते हैं। अभी तमिलनाडु में तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 13% के आसपास वोट कटेगा, यानी हर 8 में से एक आदमी का है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे पिछली बार। अगर 3 करोड़ नाम कट जाते हैं तो ये मानिए लगभग 20% वोटर साफ हो जाएगा, यानी कि हर 5 में से एक आदमी गायब। ये देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो डेमोग्राफी है, जो फर्जी वोट है, ठीक है पलायन हुआ होगा, गांव का आदमी शहर में चला जाता है, डबल वोट है, बहुत चीजें हैं, लेकिन 3 करोड़ 20%। अगर आप ये भी कहेंगे भाई उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, 22 करोड़ की आबादी है, 15 करोड़ वोटर है, ठीक है मान लिया, परसेंटेज वाइज में तो 20%, 3 करोड़ वोट कटने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा वोट कटने हैं वो कटने हैं एटा के अंदर। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वहां लगभग 18% के आसपास जो वोटर है वो साफ होना है। और एटा, मैनपुरी, ये कहां की बेल्ट है? अब मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, शायद इसीलिए अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं, इसलिए उनके पार्टी के जो लोग हैं, उनके पार्टी के एमपी हैं, वो खुल के सामने आने लगे हैं, एमपी एमएलए जो भी जहां भी है कि ऐसा यार फ्रॉड प्रक्रिया है, बीजेपी ये करा रही है, बीजेपी का एजेंडा, वही मतलब ग्रामोफोन होता ना, एक पिन अटक जाती है, उसी तरीके से वही चीजें हो रही है, क्योंकि उन्हें पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा मार कहां पड़ रही है। उसके बाद लखनऊ, गाजियाबाद, ये भी अर्बन एरियाज है। मैं जिस अर्बन एरिया की बात कर रहा हूं, जहां पर जानबूझकर आकर डेमोग्राफी चेंज की जाती है, इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से, अलग अलग तरीके से जैसे भी होता है, उन जो अर्बन एरियाज है उनको कैप्चर करने का प्रयास होता है। वही आपको बानगी लखनऊ में दिखेगी, वही बानगी आपको गाजियाबाद में दिखेगी। इनके कुछ कुछ पॉकेट्स में तो 25% तक वोट कट रहे हैं। ओवरऑल सबसे ज्यादा एटा में 18%, लेकिन इनके कुछ पॉकेट्स में 25% तक भी कट रहे हैं। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ खुलकर और स्पष्टता के साथ ये संदेश दे रहे हैं अपने सभी कर्मचारियों को, मंत्रियों को, उप मुख्यमंत्री को, रीजन बांट दिए हैं, एरिया बांट दिए हैं कि तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीधा स्पष्ट संदेश है हर कार्यकर्ता को, मंत्री को, अधिकारी को। एक वोटर है, वो बचना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है उसकी वोट कट जाए, हर एक वोटर की वोट बनवाओ, और एक भी फर्जी वोट ऐड नहीं होनी चाहिए। यह स्पष्टता के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है, पश्चिम बंगाल में तो बीएलओ धमका लिए ममता बनर्जी ने। 2000 बूथ ऐसे, 2200 बूथ ऐसे हो गए जहां पर यमराज ये कह रहे हैं कि भैया यहां तो मैं जाता ही नहीं है, तो मेरा डोमेन से बाहर है, ये मेरा एरिया ऑफ वर्क एक्सपर्टीज नहीं है, मैं यहां नहीं काम करता। क्यों? क्योंकि वहां 100% लोग जो 2002 में 2003 में थे वैसे की वैसे है, ना कोई मरा है, ना डिस्प्लेस हुआ है, ना कुछ हुआ है। वो अलग बात है। अब वहां पर इलेक्शन कमीशन ने जो 2002 में 60 साल से ऊपर के लोग थे उन सबकी लिस्ट मंगा ली है। और एक और चीज बता देता हूं, पश्चिम बंगाल में एक और चीज हो रही है, प्रोजनी मैपिंग, वो भी हो रहा है, क्योंकि वहां 3 बूथ ऐसे मिले हैं जहां पे गड़बड़ है। अब वहां पर भी वो जो प्रोजनी मैपिंग है वो की जा रही है, जो डेथ का रिकॉर्ड है उसको निकाला जा रहा है, क्योंकि 2002 में 3 बूथ ऐसे मिले जहां 2002 में जितने लोग थे, मान लीजिए 100 लोगों की लिस्ट थी, अब उन 100 में से 100 के 100 गायब हो गए, है ही नहीं। टोटल वोटर लिस्ट 100% वोटर लिस्ट नहीं है। तो वहां पर प्रोजनी मैपिंग हो रही है, ये देखा जा रहा है कि वो सारे लोग कहां चले गए। कोई 18 साल का होगा, ऐसा तो नहीं वो भी मर गया। 18, 19, 20, 25, 30, 40 साल तक का भी व्यक्ति 60 साल तक जी सकता है आराम से, वो सारे कहां गायब हो गए। तो वहां पर प्रोजनी मैपिंग चल रही है। इलेक्शन कमीशन उन 2200 बूथों पर भी नजर रखे हुए है। ऐसे ही यहां, वहां तो इलेक्शन कमीशन को काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर भेजने पड़ रहे हैं, यहां तो योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। इसी का कारण है, इसी की बानगी है। आपको कई उदाहरण देता हूं, मात्र गोरखपुर के अंदर 3 लाख वोट कट रहे हैं, 3 लाख गायब हो गए। अधिकारियों में हड़कंप मच गया कि मुख्यमंत्री जी के एरिया में ही किस हद तक फर्जी वोट बनवाए हुए थे, वहां पर भी अब 3 लाख नाम स्पष्ट कट रहे हैं। उसके अलावा लखनऊ का एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि खेल कैसे हो रहा है। लखनऊ में जो लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने 18 नवंबर से एक ड्राइव चलाई कि हम देखते हैं कौन कौन है, कौन कहां, मतलब एक तरीके से देखते हैं कौन कौन कहां कहां का है।
तो उत्तर प्रदेश में जितने भी आप बड़े शहरों में जाएंगे, ज्यादातर में आपको जो सफाई कर्मचारी हैं वो बांग्ला भाषी मिलेंगे। हो सकता है वो पश्चिम बंगाल के हों, हो सकता है वो बांग्लादेश के हों। अब जब वो मैपिंग करने लगी लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो एक ही रात में, जिस दिन ये 18 तारीख को बातचीत होती है कि अब ऐसा कुछ करेंगे, एक ही रात में 300 सफाई कर्मचारी गायब, है ही नहीं, कोई पता ही नहीं, गोस्ट। कल थे, सुबह उठे, है ही नहीं। और ज्यादातर बांग्ला भाषी, या लगभग सभी बांग्ला भाषी थे। तो ये समझ आता है कि किस हद तक, मतलब आप एक तरीके से चाहे संविदा के ऊपर हैं, आप सरकारी कर्मचारी हो गए हैं, उस सिस्टम में इंटीग्रेट हो गए हैं। और जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है तो आपको भागना पड़ रहा है। ऐसा ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में केस हुआ, वहां पर एक मकान पर 45 वोट थे। डीएम ने चौक निरीक्षण किया तो पता लगा 3 ही हैं असल में। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमने तो मकान है खरीद लिया, हमें क्या पता भाई 42 वोट कौन किसने बनवा दिया हमारे नाम पे, हमें तो पता है हमारे मकान पे 3 ही वोट है, हम 3 ही आदमी रहते हैं। तो ये स्थिति है। मात्र लखनऊ में 2 लाख फर्जी वोट हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में इसकी कामयाबी होने के 2 बड़े कारण हैं। पहला, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से बीएलओ को सख्त निर्देश है कि सही तरीके से काम करना है, दोनों पक्ष में से किसी का भी फर्जी वोट नहीं ऐड करना। दूसरा, योगी आदित्यनाथ ने जो स्पष्ट कहा कि भैया हर जिले के अंदर डिटेंशन सेंटर बनेगा। अब जब यह बात पहुंचती है तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सामने ही नहीं आएंगे अपने जो बीएलओ के फॉर्म्स हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैंने ये फॉर्म भर के भेजा, इसकी स्क्रूटनी हुई और ये पकड़े गए हम इसके माध्यम से। अभी तो क्या है, अंडरग्राउंड है, पता ही नहीं हम है नहीं है उस सिस्टम में। लेकिन अगर हम सिस्टम में एनरोल हो गए और हम फर्जी पाए गए, हमारे डॉक्यूमेंट मैच नहीं हुए, तो डिटेंशन सेंटर तो तैयार है। इसलिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंकड़ा 1 करोड़ तो मिनिमम माना जा रहा है, 1-1.5 करोड़ तो, और 3 करोड़ तक अगर ये आंकड़ा पहुंचता है तो ये समझिए किस हद तक उत्तर प्रदेश के अंदर भी सैनिटाइजेशन, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर जिले में 1-1, 2-2 लाख आसानी से वोट कट रहे हैं। और ये वो हब है जहां आपने कैराना देखा, ये वो हब है जहां आपने मुजफ्फरनगर देखा, ये वो हब है जहां संभल और ये सब जो पूरा का पूरा प्रकरण होता है ना, आप जब भी कैसी खबरें सुनोगे जनरली पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती हैं, वहां पर जिस तरीके से चल रहा है। इसलिए अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, जो भी विपक्ष है, परेशान है कि इस हद तक अगर वोट कटेंगे तो क्या होगा। और जिस तरीके से ये वोट कट रहे हैं एसआईआर में, जिस तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है, इसीलिए जो डीएमके है वो परेशान है। इसीलिए अब खुलकर वो हिंदू विरोध में जिस तरीके से निकल के आई है, उसी की बानगी है एक केस। दरअसल तमिलनाडु के अंदर कार्तिकई दीपम का प्रज्वलन होता है, वो होता है दीपोत्थान। एक जगह है, एक हिल है, उसके ऊपर एक रिचुअल है कि वहां पर कार्तिकई दीपम को जो प्रज्वलित किया जाता है, हिंदू समाज है, मतलब उस पहाड़ी के ऊपर जाता है, वहां अपने दीप प्रज्वलित करता है, कोई भी मन्नत मांगी होती है, उस हिसाब से जो जो भी उसे करना होता है, वहां पे वो कार्यक्रम होता है। वो कार्यक्रम किन्हीं कारणों से, शायद कोविड के कारण से वो रुक गया था। अब वापस से ये मांग होती है और हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन जाती है कि उसे वापस से रिज्यूम कराया जाए। देखिए किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां कहीं का गुस्सा कहां निकालती हैं और उस मुद्दे को उठाकर किस तरीके से पोलराइजेशन करने का प्रयास करती हैं, आप समझिए। एक छोटी सी बात थी, उसी में जो जीआर स्वामीनाथन है, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच के जो जज साहब है, उन्होंने कहा ठीक है वहां पर प्रज्वलन होना चाहिए, क्या दिक्कत है। लेकिन वहां पर हाई कोर्ट ये कह देती है कि भैया हम नहीं करा सकते। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों हो जाएगी? क्योंकि बराबर में ही सिकंदर बादशाह की एक दरगाह है, वो दरगाह वाले ना बुरा मान जाएंगे, सेंसिटिव एरिया है। मेरा सवाल यह है कि सेंसिटिव एरिया, ये खास नाम वाले ही एरिया सेंसिटिव क्यों होते हैं? आपको कभी हिंदू मेजॉरिटी वाला एरिया सेंसिटिव नहीं दिखेगा, ये सेंसिटिव होते हैं। और किस हद तक डीएमके सरकार एसआईआर की प्रक्रिया और आने वाले चुनाव के जो समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके से घबराई है, इस बात से समझिए। जब हाई कोर्ट ने यह कहा कि आपको दीप प्रज्वलन कराना है, एक डेट है, उसको शाम को 6 बजे तक आपको यह कार्यक्रम कराना पड़ेगा, हाई कोर्ट जो राज्य सरकार है उसने साफ मना कर दिया, हम नहीं करा सकते, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी। कोर्ट ने कहा लॉ एंड ऑर्डर को देखना ये आपका काम है। उत्तर प्रदेश में तो कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होती। कोर्ट आज कहे योगी जी को कि फला चीज करानी है, योगी जी कहेंगे बिल्कुल जी साहब,
और जो परेशान होगा, जो मतलब कोई दिक्कत करने की प्रयास करेगा, उसी के हाथ से करवा देंगे। लेकिन सरकार और वोट का क्या फर्क होता है, आप इस बात से समझिए। वहां पे मना कर दिया गया, कंटेम्प्ट पिटीशन गई हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने फिर कहा कि करवाइए। हाई कोर्ट को यह तक कहना पड़ा कि अगर स्टेट पुलिस नहीं करा सकती तो सीआईएसएफ लगवाइए। सीआईएसएफ आई और सीआईएसएफ को नीचे ही रोक लिया गया, ऊपर नहीं जाने दिया और दीप प्रज्वलन होने नहीं दिया। यह स्थिति है। जो तमिलनाडु, जहां सबसे भव्य मंदिर हैं, जो सबसे पुरानी भाषा कही जाती है, जहां सबसे समृद्ध रूप में हिंदुत्व होना चाहिए, वहां पर ही हिंदुओं के लिए किस तरीके से ये जो डीएमके की सरकार है वो खड़ी है विरोध में। और ध्यान दीजिएगा, मात्र डीएमके की सरकार नहीं खड़ी है, वो अखिलेश यादव और वो कांग्रेस भी खड़ी है। क्यों? क्योंकि इन जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ इंपीचमेंट का मोशन लेके आए हैं ये सब लोग। लोकसभा के 100 एमपीओ ने सिग्नेचर कर दिए हैं कि जीआर स्वामीनाथन है ना, ये गड़बड़ आदमी है, ये हिंदुओं की बात करता है, ये हिंदुओं को दिए जलाने दे रहा है। वहां सिकंदर की, कोई सिकंदर जो भी है उसकी दरगाह के आसपास, ऐसे कैसे कर सकता है? इन लोगों को खींच है, वक्फ को नहीं रोक पाए। वक्फ में मात्र 20-25% प्रॉपर्टी ही रजिस्टर हो पाई है और कुछ नहीं हो पा रहा। इन लोगों को खींच है किस तरीके से इनके फर्जी वोट काटे जा रहे हैं। 3 करोड़ 85 लाख 70 लाख। अभी 4 राज्यों का ही आंकड़ा देख रहा था, उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ मिला लीजिए, अगर 80 लाख मिला लिए जाए, लगभग पश्चिम बंगाल के 80-85 लाख, और 80-85 लाख ही मिला लीजिए आप तमिलनाडु के, 50 लाख मिला लीजिए आप गुजरात के, लगभग 5 करोड़ से ऊपर मात्र 4 राज्यों में वोट कट रहे हैं। और जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है ना 12 राज्यों में 51 करोड़ में, उसमें से 5 करोड़ से ज्यादा वोट तो मात्र 4 राज्यों से कट रहे हैं। तो जो घबराहट है ना, अब खुलकर सारी पर्दादारी साफ हो गई है, अब खुलकर विरोध है हिंदुओं का। और जो हिंदुओं के साथ खड़ा होगा, यही कहा था ना शेखर यादव ने, एक शब्द यूज कर दिया था, पहुंच गए थे ना इंपीचमेंट के लिए। अब स्वामीनाथन ने कह दिया हिंदुओं को दिया जलाना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को वहां पे इंश्योर करे, पहुंच गए ना इंपीचमेंट के लिए। लेकिन वो जस्टिस वर्मा जिसके घर के आगे धुएं करके नोट जल रहे थे, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, वहां कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई राम मंदिर का फैसला दे दे तो दिक्कत हो जाती है, तो उनके पीछे महिलाएं लगा दी जाती हैं, तो उनको किस किस तरह की शब्दों का उनका इस्तेमाल होता है वो भी हमने देखा है। तो ये दर्शा रहा है कि जो ये एसआईआर की प्रक्रिया है, प्रीकर्सर है ये एनआरसी का। क्योंकि आपने एसआईआर किया, इतने वोटर हैं, इसका मतलब उनकी वंशावली मिल गई है, इतने तो सिक्योर हैं, बाकियों पे अब काम करना है। तो जो ये एसआईआर की प्रक्रिया है, जो एनआरसी से पहले कुछ सुचिता हो रही है धीरे धीरे, ये लोग समझ रहे हैं। इसलिए अब इन्होंने साफ कर दिया कि भैया इस कैंप में तो कुछ ज्यादा होना नहीं है, इस कैंप को, दूसरे कैंप को मजबूती से पकड़ के बैठो और जो भी पर्दादारी है सब साफ करो, अब खुल के खेलो। वही हो रहा है तमिलनाडु के अंदर। और अगर बीजेपी एआईएडीएमके का अलायंस अच्छे से काम करता है और विजय की पार्टी डीएमके में सेंध लगा पाती है, और उम्मीद ऐसा भी लग रहा है कांग्रेस भी अलग खेल खेल सकती है। देखिए उम्मीद नहीं है ज्यादा कि कांग्रेस अलग जाएगी, लेकिन हाँ वो एंड टाइम तक डीएमके को ऑन द टोज रखेगी। तो तमिलनाडु में मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी की सरकार बनेगी, कंफर्मेशन कुछ नहीं है अभी, लेकिन हाँ मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है कि लास्ट ओवर तक मैच चला जाए, कुछ ऐसी स्थिति वहां बन सकती है। और ये बात डीएमके कांग्रेस भली भांति जान रहे हैं, इसलिए आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं। खैर इन चीजों में जो भी आगे डेवलपमेंट आएगा वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा, लेकिन जिस तरह का आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है, बड़ा प्रत्याशित है, बड़ा है, इसमें जो भी और चीजें आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।